जय श्री राम बच्चों। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज एंड दिस सीरीज इज फॉर ड्रॉपर्स स्पेशली। और अगर कोई सीरीज ड्रॉपर्स से लिए होती है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रेशर से लिए रिवीजन सीरीज की तरह काम करती है ना। तो ये फास्ट ट्रैक सीरीज होगी जिसमें हम बहुत फास्ट स्पीड में चैप्टर्स की थ्योरी कवर कर रहे होंगे और फिर एक पूरी वीडियो पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आमतौर पे जब आप फ्रेशर बैच में रहते हो तो क्या होता है, थ्योरी आती है, फिर एग्जाम्पल आता है, फिर थ्योरी आती है, फिर एग्जाम्पल आता है और उस टाइप से प्रिपरेशन चलती है ना। बट ऑब्वियसली जब आप ड्रॉपर हो तो आपको सिलेबस की स्पीड का भी ध्यान रखना है। और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहला एक लेक्चर वीडियो आएगी जिसमें हम लोग प्रॉपर थ्योरी पूरा इंडेप्थ जाके कवर करेंगे। और फिर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, फॉलो अप वीडियो, जिसमें हम लोग से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये मेथड इफेक्टिव होगा, है ना। आपको इस मेथड को लेकर स्केप्टिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज द रीजन इज आप पहले थ्योरी रिवाइज कर लोगे पूरी एंड देन यू विल डू द प्रॉब्लम्स। तो ये मेथड बहुत इफेक्टिव होता है जब आपको फास्ट लर्निंग करनी है और जब आप कोई चीज दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हो। हम एग्जाम्पल्स फॉलो तब में लेते हैं जब हम पहली बार की कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। बट बीइंग अ ड्रॉपर आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि स्ट्रेट लाइंस हो गया, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज, ये आपने एटलीस्ट एक बार तो पढ़ रखा होगा अपने 11वीं 12वीं के सफर में। जिनने एक बार भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी बेटर तो यही है कि वो इसी सीरीज को फॉलो करें, क्योंकि बेटा स्पीड में तो तुम्हें भी चलना है। अगर तुम स्टैंडर्ड स्पीड में चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो स्पीड में चलेंगे, एक वीडियो पूरा जिसमें हम लेक्चर करेंगे, पूरी थ्योरी समझेंगे, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर एक फॉलो अप वीडियो आएगा जिसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज स्ट्रेट लाइन चुना है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले अपन लोग कोऑर्डिनेट्स जो है फिनिश करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट थोड़ा इजी भी होता है, मेंस में इंपॉर्टेंस भी रखता है। फिर कोऑर्डिनेट के बाद डायरेक्ट कैलकुलस करेंगे। ठीक है, कैलकुलस में जहां जहां जो अलजेब्रा लगेगी, वैसे ज्यादा कैलकुलस में आपको अलजेब्रा की जरूरत है नहीं। ठीक है, जो जितना बहुत लगेगा वो मैं आपको उधर इनपुट में देता जाऊंगा। ठीक है, कैलकुलस से बाद तुरंत अपन अलजेब्रा और ट्रिगो उठा लेंगे और फिर वेक्टर 3D। ठीक है, ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। बाकी आप एज अ ड्रॉपर रैन बूस्टर सीरीज मेरी जरूर देखना। रैन बूस्टर सीरीज में अभी नेक्स्ट वीडियो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये आएगी। सवाल बना के रख दिए, अब सिर्फ रिकॉर्ड करना बाकी है। ये स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में क्या होता है बेटा, आपको पता होता है स्ट्रेट लाइन क्या होती है। एक जो है एक ऐसी ज्योमेट्रिक लाइन जिसका ना तो एंड पॉइंट हो ना तो स्टार्टिंग पॉइंट हो, इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग ए ज्योमेट्रिक स्ट्रेट लाइन का आप लाइन बोलते हो। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल भाषा में। लेकिन जब इसी को मैं इस टाइप से लिख देता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अब इसमें कुछ चीज बातें और ऐड हो जाती है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। ये देख लो, ये घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है एंगल मेजर कर रहा हूँ मैं, लेटर से थीटा बोल दूँ तो बाय डेफिनेशन जो स्लोप होती है दैट इज डिफाइंड एज tan ऑफ थीटा। ठीक है, m इक्वल टू tan थीटा। ठीक दोस्त, अब देखो, लेटर से ये स्ट्रेट लाइन हो गई है ना, ये एकदम बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी और ये फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जब अपन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो ये फॉर्म से मैंने क्यों स्टार्ट किया, ताकि आपको डायरेक्ट डायरेक्ट में फटाफट करवा दूं। ये स्लोप होता है और ये बेटा तुम्हारा इंटरसेप्ट होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये y एक्सिस तो टच करती है लाइन, इसको आप बोलते हो इंटरसेप्ट, विच इज गिवन बाय 0, c। अभी ये नेगेटिव में तो ये c लेस देन 0 होगा, यही लाइन ऐसी होती तो c ग्रेटर देन 0 होता। और ये जो है थीटा, इसका जो tan है वो बेसिकली स्लोप ऑफ द लाइन होता है ना। तो ये आपकी बेसिक बातें होगी। अब जब आपको स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या लगता है, या तो आपके पास 2 पॉइंट्स हो, या तो आपके पास 2 पॉइंट्स हो, या फिर आपके पास पॉइंट एंड स्लोप हो। एक स्ट्रेट लाइन जो डिफाइन करने के लिए आपको इनमें से कोई सी एक कंडीशन
फुल्ली सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो 2 पॉइंट हो जिससे थ्रू वो लाइन पास करती है, या एक पॉइंट एट गिवन स्लोप हो। ठीक है, अब स्लोप लेट अस से एक लाइन है जो x1 y1 और x2 y2 ऐसे किसी दो पॉइंट से थ्रू पास करती है। तो जब ऐसे किसी दो पॉइंट से थ्रू पास करती है तो जो स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, दिस विल बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो अगर मुझे स्लोप, अगर मान लो मुझे दो पॉइंट दिए तो मैं लाइन की इक्वेशन जैसे लिख सकता हूँ, y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1। और इस इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। अगर मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है, लेटर से एक लाइन है जो x1 y1 से पास करती है और मेरे पास सिर्फ स्लोप है, तो मैं लाइन की इक्वेशन जैसे निकाल सकता हूँ, मैं मान लूंगा लाइन है y इक्वल टू एम एच प्लस सी, और इसमें x1 y1 सेटिस्फाई करा के अपन c निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 पॉइंट फॉर्म। अब इससे अलावा स्ट्रेट लाइन में बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज पोलार फॉर्म। ये बड़ा अच्छे से समझना, पोलार फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। पोलार फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। विविडली यूज होता है ये फॉर्म, है ना, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है ना। लेटर से ये एक लाइन है और ये थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और इस पर मैंने बोला कि कोई पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो इतना डिस्टेंस है, ठीक है, तो मानते हो मेरी बात, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स 0 होगा और लेटर से ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 y होगा। ठीक है मेरे दोस्त, और मैंने बोल दिया ये वाली जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस इतनी सेगमेंट जो बन रही है, ये आर है। ठीक है, ये आर है। तो यार ये वाली मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ अपनी लेटर से दिस इज सम एट पॉइंट, है ना, अभी अपन ने ओरिजिन से नहीं लिया है तो पहले ओरिजिन से लेते हैं। लेट से ओरिजिन से ना लेते हुए लेटर से दिस इज सम पॉइंट x1 0। तो ये इतनी लेंथ ऑफ सेगमेंट कितनी हो जाएगी दोस्त मेरे, x माइनस x1। और इसी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ 10th क्लास तो r क्रॉस थीटा। तो देखा इस h की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, x1 प्लस r क्रॉस थीटा। सिमिलरली सिमिलरली इस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू देखो ध्यान से, y कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी y हो जाएगी, ये डिस्टेंस x माइनस x1 थी, ये डिस्टेंस हमारी y हो जाएगी, और y बराबर कितना हो जाए बेटा, r साइन थीटा। ठीक है, इस टाइप से आप पोलर कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हो। लेट अस से x1 0 होता, अगर ये ओरिजिन होता तो आप बोल सकते थे कि x बराबर r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, और ये आपके पोलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं कि पोलर ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली फॉर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेट अस से ऐसी कोई जनरल लाइन भी होती। ठीक है, और इस पर मैंने कोई एक पॉइंट लिया था x y। ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पर मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए। ठीक है, इसी पॉइंट से, इसी लाइन पे, इसी पॉइंट से r डिस्टेंस पे मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए। ठीक है, और मुझे ऐसा स्लोप पता है, लेटर से ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस से पैरेलल इस पॉइंट से लाइन खींचूं ऐसा, तो यार ये एंगल भी मेरा थीटा ही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, और अब अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, लेटर से दिस इज द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ r विच इज लेटर से मैंने बोला x1 y1 जो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो तुम्हें ये वाला पॉइंट
क्या मिलेगा अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया? h, यहां से h कोऑर्डिनेट तो h1 आएगा, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये डिस्टेंस इतनी आएगी h1 माइनस h या h माइनस h1, और ये डिस्टेंस इतनी आएगी y माइनस y1, ठीक है। अब बेसिकली ये सब मॉड आएगा, है ना, क्योंकि आप डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लोगे, आप डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लोगे, लेकिन अभी तो आपने जो नोशन लिया है, क्योंकि आपने से r डिस्टेंस ऊपर ही लिया है ना, तो अब ये मॉड का हमेशा ध्यान रखना, क्यों मैं बताता हूँ। तो आप बोल सकते हो मॉड ऑफ x माइनस x1 बराबर r cos थीटा एंड मॉड ऑफ y माइनस y1 बराबर r sin थीटा। तो आपके पास h1 की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है h1 बराबर h माइनस r cos थीटा, और एक आ रही है h प्लस r cos थीटा। तो अगर आपको एक गिवन स्ट्रेट लाइन है और उसपे गिवन एक पॉइंट और उससे r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट निकालने, तो हमेशा से दो पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे विच आर गिवन बाय h प्लस माइनस r cos थीटा, सिमिलरली y प्लस माइनस r sin थीटा, और इस टाइप के टोटल आपके चार पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये जो भी पॉइंट होंगे ये r डिस्टेंस ही यूनिट पर होगा। तो ये वाला जो भी मैंने आपको समझाया, ये अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लो, क्योंकि इस पर बेस्ड सवाल डायरेक्ट डायरेक्ट आपके रहते हैं, है ना, और कोऑर्डिनेट में बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये पोलार फॉर्म का डायरेक्ट डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा सब मत सोचो पोलार, सिंपल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पोलार फॉर्म मतलब एंगल फॉर्म, ठीक है, डिस्टेंस और एंगल। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो कहानी किस्सा करने का भी टाइम नहीं है ना अपन के पास, है ना, वो सब 11th में आप होते, फ्रेशर होते, तो ठीक है मैं कहानी से बताता। अगला अपना पोलार फॉर्म के बाद आता है यार कि लेटर से y इज इक्वल टू एम एच प्लस सी, लेटर से y इक्वल टू एम वन एच प्लस सी वन एच लाइन है, एंड y इक्वल टू एम टू एच प्लस सी टू एच लाइन है, ठीक है मेरे भाई। अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो m1 बराबर m2 होगा, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू एम टू माइनस वन होगा, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। y इज इक्वल टू एम वन एच प्लस सी वन और y इज इक्वल टू एम टू एच प्लस सी टू, अगर ये दो लाइन से रिप्रेजेंट करती है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो एम वन इक्वल टू एम टू, और परपेंडिकुलर है तो एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब लेटर से मैंने तुमसे बोला कि मान लो y इक्वल टू थ्री एच प्लस फाइव एच लाइन है, और तुम्हें इससे पैरेलल मुझे एक लाइन बतानी है जो पास करेगी 1,3 से। तो क्या मान लो वो लाइन स्लोप तो सेम ही रहेगा, थ्री एच प्लस सी, और सी यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। लेटर से मैंने बोला कि 2,1 और 3,2 से एक लाइन पास करती है, और इससे परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताओ। तो तुम क्या दिमाग लगाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करेगा, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, x1 की तो 10th में पढ़ा होगा, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, तो वो हो गया 5 बाई टू, 3 बाई टू, है ना। मिड पॉइंट निकालने मतलब एवरेज निकालना। अब ये यहाँ से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, जो ओरिजिनल लाइन है उसका स्लोप आएगा 1, ठीक है। और इससे परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी उसका स्लोप फिर कितना आएगा, -1, क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो y बराबर माइनस एम एच, तो माइनस एच प्लस सी, और सी कैसे आएगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के आएगा, ठीक है। तो ये हो जाए कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलर। ये सब आई थिंक आप लोग को बिल्कुल पता होगा, सिर्फ एक ब्रशअप की जरूरत है ना। और जिसे नहीं पता है वो वीडियो यहाँ पे थोड़ा स्लो करके देख लेना, थोड़ा लिख के ले लेना, है ना, फॉर्मूला लिख लेना जो भी मैंने बताया है ना। बट आप एकदम डेप्थ में मत जाओ, मतलब एकदम ही स्लो लेक्चर चले जाए, उसमें आपका बहुत लॉस हो जाएगा। आप जो सिलेबस फटाफट कवर करना, ठीक है। तो दिस वाज स्ट्रेट लाइन का एकदम जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, ऊपर ऊपर का, वो तो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब
जिन बच्चों को ये बेसिक फॉर्मूले भी याद नहीं उनके लिए एक बार लिख देता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये फॉर्मूला कितने भी पॉइंट्स हो, 2 पॉइंट हो या 3 पॉइंट हो या 4 पॉइंट हो, मतलब 2 डायमेंशन का फिगर हो 3 डायमेंशन का, हमेशा वैलिड रहेगा। ये डिस्टेंस क्या होती है बेटा? y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर का अंडर, ये होती है डिस्टेंस। तो ये अगर a है, ये अगर b है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। दूसरा होता है सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला दो तरीकों से लगता है। लेट अस से ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, और मुझे सी पॉइंट निकालना है, सी पॉइंट निकालना है x3 y3, जो ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करे। तो अगर वो इंटरनल डिवीजन है, अगर ये इंटरनल डिवीजन है ना, ये इंटरनल डिवीजन है, तो इंटरनल डिवीजन के केस में वो फॉर्मूला बनता है mh2 प्लस nh1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद आपके पास, और ये हो गया इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन जैसे होता है, लेटर से ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। तो अब एक्सटर्नल डिवीजन है, तो अब मान लो आपको दिया है ए सी इज टू बी सी बराबर एम एस टू एन। तो अब सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटरनल डिवीजन लगाओगे तो? अब माइनस आ जाएगा ना, एम एच टू माइनस एन एच वन अपॉन एम माइनस एन कमा एन एच एन वाई टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। अगर किसी से ये प्रूफ करना है ना, तो ये ऐसे समझ लो कि अगर ये रेशियो एम इज टू एन है, तो बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तुम सोचना। अगर ए सी इज टू बी सी एम इज टू एन है, तो ए बी इज टू बी सी तुम्हारा एम इज टू एम माइनस एन है। ठीक है, और फिर ये आइडिया लगाओगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला, और ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये दो जो है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो मैंने आपको दिला दिए। इससे बाद जो तुम्हें याद होना चाहिए वो होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। अब तुम इससे देख लो कि अगर m1 इक्वल टू m2 हुआ तो tan थीटा 0 होगा, मतलब थीटा की बेटा क्या वैल्यू आएगी n पाई, और अगर थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो वो पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर मान लो मुझे tan थीटा ये करना है परपेंडिकुलर, अगर m1 m2 माइनस वन हुआ तो tan थीटा 0 हो गया। tan थीटा 0 हो गया मतलब थीटा इन दोनों लाइन से बीच एंगल क्या हो जाएगा n पाई बाई टू, परपेंडिकुलर करना है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जिसको थोड़ा सा डेरिवेशन चाहिए था उससे लिए मैंने यहाँ डेराइव भी कर दिया। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब एक चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें बहुत तरीके होते हैं। एक तो जो तुम लोग का बेसिक फॉर्मूला पता होगा, ये एरिया होता है हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2,
अरे ये वैसा मॉड, ये तो जो आप लोग को पता रहता है। इससे आप एक तरीके और से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा बेस कितना हो जाएगा BC, और हाइट क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला देख लेंगे। ये BC तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे। रही बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकाले, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, लेट अस से पॉइंट है x1, y1, और एक लाइन है AH प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा दैट विल बी AH1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और ये चीज नेगेटिव भी हो सकती है, तो इधर मोड लगा देते। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ दिस इनटू डिस्टेंस ऑफ DBC। ये भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान पड़ता है। अब अपन थोड़ा सा फास्ट आते आते एक चीज भूल गए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है वो डिस्कस कर लेते ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपको अक्सर इसी फॉर्म के साथ काम करना है। तो लेट अस से AH प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 आपकी एक लाइन है। तो इसका जो स्लोप होता है दैट इज गिवन बाय माइनस A बाई B। ठीक है, तो अगर इसे परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो उसका स्लोप B बाय A हो जाएगा, और इससे पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप माइनस A बाई B रहेगा। तो परपेंडिकुलर के लिए आप इक्वेशन ऐसे बना देना, BH माइनस AY प्लस C1 इक्वल टू 0, जहाँ आप HY डाल के C1 निकाल सकते हो। और पैरेलल के लिए तो सब सेम आ जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना। अब आपका इससे बाद आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आती है ना। आई डोंट थिंक सो और कुछ आता है। कितने पॉइंट हो जाए, 4 हो गया। लेट अस से ये 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट इज योर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, ये बड़े ध्यान से समझना। लेट अस से ये एंगल बाइसेक्टर है, OAB। ठीक है, और मान लिया अपन ने ये एंगल थीटा है। ठीक है मेरे दोस्त, ये एंगल थीटा है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर इस लाइन की इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन इज गिवन बाय A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, that is equal to plus minus A2x plus B2y plus C2 divided by root of A2 square plus B2 square. This is your equation of a straight line. ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल जहन में बैठी होनी चाहिए। This thing should be completely in your जहन, है ना, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर। ऑलराइट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई। अब आपको क्या और पता होना चाहिए बेटा साथ ही साथ, देखो एंगल बाइसेक्टर, देखो एक तो ये वाला बाइसेक्टर हो सकता है, और एक ये पीछे से जो बनेगा ये वाला भी हो सकता है, इसको भी बाइसेक्ट कर सकते हैं ना। तो दो प्रकार के एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक होता है अक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर।
ठीक है, और ये आपको कई बार आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर बेटा क्या होता है? अक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते? लेटर से आपके पास ये लाइन है, a1h प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2h प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक समझ लो। आपको सबसे पहले C1 को भी पॉजिटिव बनाना है और C2 को भी पॉजिटिव बनाना है। ये एक एक चीज याद रखना, C1 को पॉजिटिव बनाया, C2 को पॉजिटिव बनाया। ठीक है, फिर आपको साइन चेक करना है किसका? A1 A2 प्लस B1 B2। जो इसका साइन होगा, ठीक है, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है तो ये वाला ही सेम साइन, जो साइन A1 A2 प्लस B1 B2 का होगा वही सेम साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का होगा, और इसके नेगेटिव का जो साइन आएगा वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर का होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने प्लस माइनस लगाया, ये प्लस माइनस इस चीज तो शो करता है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है या क्यों। तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 मान लो पॉजिटिव हुआ, तो जब आप प्लस लेके सॉल्व करोगे तो ऑब्ट्यूज आएगा, और जब माइनस लेके सॉल्व करोगे तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा याद रखना है, ऑब्ट्यूज एंगल का साइन इज सेम एज A1 A2 प्लस B1 B2, और अक्यूट एंगल का अपोजिट होता है। ठीक है, तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर। इससे आपका किसी को चुल है डेरिवेशन की, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना और देखना ये ट्राइंगल सॉन्जुरेंट होता है। तो अगर कॉन्जुरेंट होगा और एंगल बाइसेक्टर पे जो पॉइंट हो जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो जाए। तो एंगल बाइसेक्टर इज बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट which moves such that its perpendicular distance from both the lines are equal, और वही अपन ने यहाँ पे किया है। ठीक है, समझ गए? और ये प्रूफ ऐसे मैंने इसलिए बता दिया, तुम्हें ये चुल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि चुल मुझे हुई, क्योंकि ये वाला अपन कंस्ट्रक्शन कई बार सवालों में यूज करते हैं। क्या कि अगर मैंने यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बनाया और मैंने इस पर एक पॉइंट दिया, ये मतलब आपके 9th एनसीईआरटी में गिवन भी है। ये सवाल एनसीईआरटी में इसलिए कराया गया था क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज हुई। आप देख सकते हो ये दोनों ट्राइंगल कंज्यूरेंट होंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ तो जैसे मैं कन्फिग्यूरेशंस बताऊंगा जो तुम्हारे जहन में हमेशा रहने चाहिए, जैसे ये हो गया एक कन्फिग्यूरेशन। ठीक है, ऑलराइट, अब एंगल बाइसेक्टर आ गया तो अब इससे थ्योरम होती है, इट इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल मेंस के लिए याद होना चाहिए। लेटर से ये हमारा एक ट्राइंगल आ गया ABC। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया AD। ठीक है, और ये इससे बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, तो लेटर से ये थीटा थीटा हो गया। और हमने बोल दिया कि BD बाय CD बराबर AB बाय AC। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ये यूज करके अपन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, लेटेस्ट से तुम्हें ABC की पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ABC गिवन है, तो तुम एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालोगे? लेटर से AD एंगल बाइसेक्टर होगा। अब A तुम्हारे पास है, D तुम जहां से निकालोगे इस रेशियो का यूज करोगे सेक्शन फॉर्मूला में। ठीक है, इस रेशियो का यूज करोगे सेक्शन फॉर्मूला में, वहां से तुम बेटा D निकाल लोगे। अब AD 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी, तो एंगल बाइसेक्टर आप यूजिंग दिस थ्योरम इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अच्छा जी, है ना। आई थिंक स्ट्रेट लाइन में थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट तो बेसिक जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ थ्योरी रहता है, इसमें एक चीज और याद रखना कि अगर टू लाइंस आर इंक्लाइंड इक्वली टू अ थर्ड लाइन, है ना, ये स्टेटमेंट भी लिख लो, इफ टू लाइंस are equally inclined to the third line,
then their angle bisectors, then their angle bisectors are then the angle bisector is parallel to that side, is parallel to that side. ये जैसे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज अपन बताते जा रहे हैं ना, ऐसे फेंकते जा रहे हैं, ये उठाते जाना, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड अच्छे सवाल बनते हैं स्ट्रेट लाइन में जो एडवांस में आते हैं, और वो इजी होता था प्रॉपर्टीज याद हो, नहीं याद होगी तो तड़पते रह जाओगे। ठीक है, अब ये बेसिक फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो जाए तो जब तुम मेंस और एडवांस एग्जाम दोगे तो वो तुमसे ये फॉर्मूले नहीं लगवाने बैठा है, वो अब तुम्हें देगा ज्योमेट्रिक कंडीशंस। ठीक है, तो अगर तुम्हें ज्योमेट्री वाले सवाल करने तो तुम्हें सिर्फ ज्योमेट्री आनी चाहिए, तो अपन अब ज्योमेट्री पढ़ेंगे जो अपन तो रिक्वायर्ड है। सबसे ज्यादा ज्योमेट्री जो पूछता है वो पहला है ट्राइंगल्स में, तो अपन पूरा ट्राइंगल्स छोड़ेंगे, है ना। तो लेट अस से एबीसी अगर एक ट्राइंगल है अपना, अगर एबीसी एक ट्राइंगल है अपना, ठीक है दोस्त मेरे, एबीसी लेट अस से ट्राइंगल है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए कि लेट अस से अपन ने बोला कि इससे और इससे अपन ने एक लाइन खींची, लेट अस से EF such that EF is parallel to BC, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि AEF is similar to triangle ABC। ठीक है, ये सिंपल आपकी प्रॉपर्टी होती है जो बहुत यूजफुल होती है। अब जैसे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, तो AE बाय AB बराबर EF बाय BC बराबर AF बाय AC। ठीक है, इससे अलावा एल्टीट्यूड सा भी, और ये किससे बराबर होगा, एल्टीट्यूड से रेशियो के भी बराबर। लेट अस से ये L1 लेंथ है और इस पूरे की लेंथ लेट अस से L2 है ना, तो इसका बेसिकली AD1 बाय AD लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको तो याद रखना है। दूसरा इसको क्या बोलते हैं बेटा, BPT बोलते हैं ना, इसको आप बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सेकेंड आता है तुम्हारा थेल्स थ्योरम। तो थेल्स ने क्या स्टेटमेंट दी थी बेटा, थेल्स ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर ये मिड पॉइंट है तो बेसिकली मिड पॉइंट पैरेलल होता है ना। ये लेटेस्ट से अगर ABC लाइन है और ये E और F मिड पॉइंट से AB और AC थे, तो आपके पास थेल्स थ्योरम कहती है कि EF इक्वल टू हाफ BC। ठीक है, बाकी तो सेम प्रॉपर्टी लगेगी कि ये पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू BC, तो आप वो सिमिलर ट्रायंगल से पूरा ही लगा सकते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना, ट्रायंगल से ऊपर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो ट्रायंगल्स हो गया, थेल्स थ्योरम हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट आता है ट्रायंगल से अंदर, ये बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल से कुछ कॉन्सेप्ट हो गए जो मैं बता रहा था। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका जो रेशियो ऑफ एरियाज होगा वो प्रोपोर्शनल होंगे किससे, स्क्वायर ऑफ साइड से, है ना, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइड। मतलब बेसिकली अगर अपन स्क्वायर कर दे ना तो AE बाय AB का होल स्क्वायर, ये सारी सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज भी आ रही है ना, तो इधर सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज समझ से भी लिख लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है बेटा सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स। इस पर बेस तो मेंस हमेशा सवाल देता ही देता है, इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि इससे तो सवाल आएगा ही आएगा।
सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स देखते हैं ना। लेट अस से ये आपका एबीसी हो गया, और इससे सेंटर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझनी होगी सेंटर्स बनते कैसे हैं। तो कुछ जो भी पेयर ऑफ लाइंस होगी ना, तो सबसे पहले अपन मिड पॉइंट कनेक्ट करने वाली लाइंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लेट अस से डी ई एफ जो है वो बेसिकली साइड से मिड पॉइंट हो जाए, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये जो मिड पॉइंट्स को कनेक्ट, वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, वर्टेक्स टू मिड पॉइंट कनेक्ट करने वाली लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट जो सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोइड क्या हो गया, और इन लाइन से क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। मिड पॉइंट कनेक्ट करने वाली लाइन से चलते हैं मीडियन, ये तीनों लाइनें क्या होती है, मीडियन। तो सेंट्रोइड क्या हो जाए मेरे दोस्त, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। अब जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि AG इज टू GD सबसे पहले तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। AG इज टू GD बराबर 2:1, ठीक है। ये 2:1 का रेशियो रहता है सबसे पहली बात। फिर मीडियन जो है, मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू एरियाज ऑफ इक्वल पार्ट, मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इक्वल इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट अस से ये अभी 3 मीडियन है, तो ये बेसिकली 6 ट्रायंगल्स सबके सब इक्वल एरियाज में डिवाइड होंगे। लेट अस से आपके पास ऐसे 2 मीडियन होती, तो ये जो 4 ट्रायंगल बनेंगे ये सारे इक्वल एरियाज से आएंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेटा तुम्हें बिल्कुल जहन में तुम्हारे होने चाहिए, ठीक है। इन्हीं दोनों पर बेस्ड सवाल बनते हैं। सेकंड सेंटर ऑफ ट्रायंगल आता है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वाला। या चलो पहले अपन ऑर्डर में चलते हैं। अच्छा, सेंट्रोइड की एक खासियत बता देता हूँ, सेंट्रोइड विल बी ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, है ना, ये भी याद रखना, ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। सेंट्रोइड कभी बाहर नहीं जाएगा, और इसी का मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिमेट्रिक है ना। लेट अस से ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है ना, जब शरीर लिया होगा। सेंट्रोइड मतलब अरिथमेटिक मीन हो गया। तो सेंट्रोइड का लेट अस से कोऑर्डिनेट xg है, तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और yg हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ना। जितना स्पीड में पढ़ोगे उतना फायदे में रहोगे, है ना। फिर आ गया ABC से लेट अस से अपन ने एल्टीट्यूड्स ड्रॉप करी, सॉरी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप करे, है ना। तो एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन सेंटर, ठीक है। अब इन सेंटर से रिलेटेड क्या बात होती है, नाम में ही है इन सेंटर, तो ये भी ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल होता है, ऑलवेज इनसाइड ट्रायंगल होता है। इससे अलावा आप क्या बोल सकते हो बेटा इन सेंटर के बारे में, लेट अस से आपके पास हाँ, जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर होता है, लेट अस से ये लेंथ ए होगी, ये लेंथ बी होगी, ये लेंथ सी होगी, है ना, ट्रायंगल के कन्वेंशन से। तो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए टाइम्स x1 प्लस बी टाइम्स x2 प्लस सी टाइम्स x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसी तरह से सबकी जगह वाई डाल दो, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। वाई कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की बात चल रही है।
दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं लेटर से ये ए बी सी है, ये वाला ना बड़े अच्छे से समझना। लेटर से मैंने इस एंगल बाइसेक्टर से ए को रिफ्लेक्ट करा है ना, इस एंगल बाइसेक्टर से ए को रिफ्लेक्ट करा, तो इट विल लाई ऑन द अपोजिट साइड, है ना। तो रिफ्लेक्शन अभी पढ़ाना बचा, वो पढ़ा देंगे इससे बात, है ना। तो अगर अपन ने बीसी, ये जो लाइन है ना, तो अगर अपन वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर के अबाउट रिफ्लेक्ट करते तो वो अपोजिट साइड पे जाके लाई करता है। सिमिलरली लेटेस्ट से मैंने बीसी को इसके या इससे अबाउट किसी भी एज के अबाउट रिफ्लेक्ट करा, तो वो अपोजिट साइड पे जाके, मतलब इस बी को अगर इधर या इधर से रिफ्लेक्ट किया तो अपोजिट साइड पे जाके लाई करेगा, ठीक है। दिस इज योर इन सेंटर। तो रिफ्लेक्शन की बात उठी है तो पढ़ ही लेते हैं। तो लेटेस्ट से है ना, सिंपल सा फॉर्मूला, अगर x1 जमा y1 आपके पास एक पॉइंट है और उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, लेटेस्ट से ये लाइन है और या रिफ्लेक्टेड पॉइंट है लेटेस्ट से x2 जमा y2, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है h2 माइनस x1 बाय a इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू -2 टाइम्स a h1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन का आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये पॉइंट जो मैंने बताया याद रखना, इस पर बेस भी सवाल डायरेक्ट आता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर आपको मान लो इक्वेशन दे दी, इस वर्टेक्स सी और ये एंगल बाइसेक्टर की, तो आप ये साइड बता सकते हैं, जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट करोगे तो ये यहाँ आके लाई करेगा, तो इन दोनों से आप इक्वेशन ऑफ साइड बता सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक टाइप का और हो सकता है, तो वो भी समझ लो कैसे निकालते हैं ना। लेटर से ये आपकी मिरर होगी, ठीक है। मिरर एक स्ट्रेट लाइन है, लेटर से दिस स्ट्रेट लाइन इज a2h प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने एक इंसिडेंट रे मारी, लेटर से इंसिडेंट रे इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लो, लेटर से दिस इज x, y या अल्फा गामा बीटा, कुछ भी लेगा, अल्फा बीटा लेगा ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अल्फा ऑफ बीटा हो जाए और यहाँ से अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये हो जाए a2h प्लस b2y प्लस c2 a3h प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब अगर ये इस लाइन पर मैं कोई सा एक पॉइंट ले लूँ, इस लाइन पर अगर मैं कोई सा एक पॉइंट ले लूँ, लेट अस से h1 y1, ठीक है। इसको अगर मैंने मिरर से रिफ्लेक्ट करा, इसको अगर मैंने मिरर से रिफ्लेक्ट करा, लेटर से वो पॉइंट आया x1 डैश y1 डैश, और अगर मैंने अल्फा बीटा ज्वाइन किया, ठीक है, रिफ्लेक्शन लिया और लेटर से यहाँ आया x1 डैश y1 डैश, तो ये x1 डैश y1 डैश अल्फा बीटा बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे से रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा। तो अब रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या है कि x1 डैश y1 डैश और अल्फा बीटा को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये x1 y1 आप रैंडमली कोई भी लाइन ऑन इंसिडेंट रे चूज कर सकते हो, ठीक है। रैंडमली आप कोई भी पॉइंट एक चूज कर सकते हो, तो ये आपके मिरर सा कॉन्सेप्ट हो जाता है ना। ऑलराइट, तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल से हमने बात कर रहे थे, इन सेंटर आ गया था, फिर वहां पे अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स में आपका तीसरा आता है, दैट इज सर्कम सेंटर, ठीक है। तो सर्कम सेंटर से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज होती है कि सर्कम सेंटर बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सा इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। लेटर से ये AD हो गया, ये BE हो गया, ये CF हो गया,
तो सर्कम सेंटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज द और सर्कम सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सर्कम सेंटर होता है। अच्छा, अब इन सेंटर से रिलेटेड एक बात बताना भूलिए, यहाँ से आप इन सेंटर के थ्रू आप एक इन सर्कल बना सकते हो, ठीक है, विच इज सच दैट इट इज टेंजेंशियल टू द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, इट इज टेंजेंशियल टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और इन सेंटर इज बेसिकली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, मतलब लेटर से ये और ये फिर तुम्हारे बेसिकली इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट है। सर्कम सेंटर में क्या होता है कि सर्कम सेंटर में आप एक सर्कम सर्कल डिफाइन करते हो, और वो क्या होता है बेसिकली वर्टेक्स ऑफ सर्कल से, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल से पास करते हैं। तो अगर ये सर्कम सेंटर मैं एच से डिनोट करता हूँ या सी से डिनोट करूँ, जैसे एच से डिनोट होता है ना, तो एच ए बराबर एच बी बराबर एच सी से इसलिए नहीं कर सकता, सी से वर्टेक्स से। तो सर्कम सेंटर की ये प्रॉपर्टी भी होती है, एच ए बराबर एच बी, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस, और इस डिस्टेंस को आप सर्कम रेडियस डिफाइन करते हो, और ये होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा हो जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल और ए बी सी आपके साइड लेंथ्स। फोर्थ आपका था इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर तो पढ़ लिया। ऑर्थो सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है, तो ये लेटर से एल्टीट्यूड हो जाए, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। अब आपको जो स्पेशल बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, इसमें जो ज्यादा स्पेशल नहीं है ना, इसको निकालने का भी जो यहाँ सच शॉर्टकट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल स्पेशल केस ऑफ अ ट्रायंगल, तब स्पेशल केस की बात करते हैं ना, स्पेशल केसेस। अगर ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपका सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सब सेम पॉइंट होते हैं। तो आप सेंट्रॉइड निकाल लिया तो आपने सब निकाल लिया, ठीक है। अगर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये चारों कोलिनियर हो जाते हैं, ये चारों कोलिनियर हो जाते हैं, ठीक है, सेम नहीं होते, कोलिनियर हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर साइड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो, परपेंडिकुलर साइड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आप ऑर्थो सेंटर का नाम दे देते हो, और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस को आप सर्कम सेंटर कह देते हो, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस को आप सर्कम सेंटर कह देते हो। इन सबके ज्योमेट्रिक प्रूफ्स होते हैं, बट अभी हमारे पास ये टाइम नहीं है कि अपन ज्योमेट्री फुल डिस्कस करें, जो जरूरी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। जैसे एक चीज जरूरी है कि अगर मैं इस ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स को अपोजिट साइड से रिफ्लेक्ट करूं तो वो सर्कम सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर अपन ने लेटर से ए को बी सी पे रिफ्लेक्ट किया तो ए डैश सर्कम सर्कल पे आएगा, सिमिलरली बी को ए सी पे किया तो बी डैश सर्कम सर्कल पे आएगा, और सी को इससे रिफ्लेक्ट किया तो ये भी सर्कम सर्कल पे आएगा, लेटर से एफ यहाँ पर है, ये सी डैश, ये भी जो है सर्कम सर्कल पे आएगा ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सर्कम सर्कल की, ठीक है। अच्छा,
स्पेशल केस हो जाए डिस्कस इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, ये तो ऑलवेज ट्रू प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ट्रायंगल्स एबीसी। फॉर ऑल ट्रायंगल्स आपके पास होता है कि अगर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, OG इज टू GH बराबर 2:1। ये भी आपको याद होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हमेशा इस पर बेस सवाल आएंगे ही आएंगे। OG इज टू GH बराबर 2:1। तो ये हो गया ट्राइंगल्स एंड इट सेंटर सब पूरा पूरा चिट्टा 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 अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जितनी प्रॉपर्टी बताई है तुम्हें ट्राइंगल से इतने में सब याद रखनी है। ये ट्राइंगल सब पूरा सेक्शन अच्छे से याद रखना है, तभी सवाल जो है खटाखट बनेंगे ट्राइंगल्स पर बेस्ड आते हैं। अब थोड़े बात करते हैं ना स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल्स, इन पर बेस्ड ऐसे सवाल आ सकते। देखो देखो तुम्हें अगर मैंने एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या पता है कि ये साइड और ये साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। फिर मैंने अगर तुम्हें डायगोनल दे दी तो तुम्हें क्या पता है कि डायगोनल तो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, है ना। डायगोनल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर, ये भी पता है। तो अगर मैंने तुम्हें सारे वर्टेक्सेस दे दिए तो तुम क्या मेरे को सेंटर ऑफ स्क्वायर ऐसे बता दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4/4 ना। क्यों, ये सेंटर ऑफ द स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैंने स्क्वायर का सर्कम सर्कल बनाया तो डायगोनल बेटा क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। स्क्वायर के सर्कम सर्कल का डायमीटर हो जाएगी डायगोनल, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया कि ये डिस्टेंस भी हो जाए। अब लेटर से मैंने तुम सब बोला कि मेरे पास डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स है XD/YD और मेरे पास ये वाली डिस्टेंस है लेटर से D। तो अगर ये डिस्टेंस दी है या लेटर से LD और ये डिस्टेंस LD सेम ही होगी, तो मैं ये दोनों पॉइंट डिटरमाइन कर सकता हूँ। डिटरमाइन यूजिंग यूजिंग व्हाट, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म से यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं ना। XD प्लस माइनस LD cos 45, AB 8 प्लस से आएगा 8 माइनस से आएगा, सिमिलरली YD प्लस माइनस LD sin 45, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है। जब लेटर से मैंने तुम्हें एक स्क्वायर दे दिया और उसकी प्रॉपर्टीज पूछ डाली तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि कैसे आप ये कर सकते हो ना। अब ये तो ऐसा है कि आपको अगर मैं क्वेश्चन दूं तो क्वाड्रिलैटरल की बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी स्क्वायर वगैरह की याद होनी चाहिए, है ना, जो अपन ने डिस्कस साइड पैरेलल होता है ना। ऑलराइट, ओके, ये सब अपन ने कर लिया डिस्कस। अब आता है आपका बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है लेटर से L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। आपकी दो स्ट्रेट लाइन है तो L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। दिस इज योर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। दिस इज योर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे लेटर से AX प्लस BY प्लस C, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेटर से ये बेसिकली नहीं, वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इस तरह से पॉइंट से पास कर रही है ना। तो अब इस पर बेस्ड आपने जैसे क्वेश्चंस देखे होंगे, लेटर से AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और
ए बी सी ए पी में हो गया ना, मतलब आपको मान लो ए बी सी में जो कंडीशन दे दी, तो आप इसको लिख सकते हो ए एच प्लस ए प्लस सी बाई टू वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब आपने क्या बना लिया कि आपके पास एक लाइन बन जाएगी ए टाइम्स एक्स प्लस वाई बाई टू, और दूसरी लाइन बन जाएगी सी टाइम्स वाई प्लस सी टाइम्स वन प्लस वाई बाई टू। तो देखो ये बन गया ना, यहाँ से ए से डिवाइड कर दो, तो L1 प्लस लैम्डा L2 बन रहा है। तो ये दोनों, ये अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस वाई बाई टू भी 0 होनी चाहिए, और x1 प्लस वाई बाई टू भी 0 होना चाहिए, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना, कि L1 प्लस लैम्डा L2 अगर 0 होता है तो L1 और L2 एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, और ये दोनों एक पॉइंट से पास कर जाएगी। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज, ये आपको याद, ये समझना, इससे सारे फॉर्मूले याद रखना। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट आई थिंक छूटे हैं, एक तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और एक रोटेशन ऑफ एक्सिस, चलो वो लास्ट में देखेंगे। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाती है, लेटेस्ट से हमारे पास एक पॉइंट है और कई सारी लाइनें हैं जो उस पॉइंट से पास करती है, तो ये सारी पॉइंट एक बेसिकली फैमिली हो जाती है, जिनका ओरिजिन जो है वो पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ने बहुत बार बहुत सारे बच्चे पैदा करे, और ये सारे बच्चे जो है इसी पॉइंट पर आके मिलते हैं, और इसको अपन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या बहुत सारी किताबों में पेंसिल ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस या फिर पेंसिल ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी कहा जाता है। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस दो टाइप की होती है, पहली होती है होमोजीनियस और दूसरी होती है नॉन होमोजीनियस। जो होमोजीनियस होती है वो बेसिकली हम बोलते हैं दे पास थ्रू ओरिजिन, पास थ्रू ओरिजिन, और जो नॉन होमोजीनियस है वो बेसिकली एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट पास थ्रू ओरिजिन। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप फैमिली की बात कर रहे हो तो दोनों ही पास, both not pass through origin, both, yeah, at least one of them not pass through origin। भाई दूसरी स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से पास करेगी ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो अगर दोनों है ना, तो लेटर से L1 इक्वल टू 0 है और L2 इक्वल टू 0 है, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज रिप्रेजेंटेड बाय L1 इंटू L2 बराबर 0, L1 इंटू L2 बराबर 0। ठीक है, अब मैंने बोला लेटर से y बराबर m1x और y बराबर m2x, ये हमारी दो स्ट्रेट लाइंस है, तो y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x, ये बराबर 0 होना चाहिए। तो इसको जब एक्सपैंड करोगे ना तो ये आपको इस फॉर्म में मिलेगी ए एच स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे लेटर से इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, लेटर से मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो मैंने x से डिवाइड करा है ना, नॉन जीरो सॉल्यूशंस की बात हो रही ना, तो अब मैं x नॉट इक्वल टू 0 अज्यूम करते हुए चल रहा हूँ, और मैंने x से डिवाइड करा, तो ये इक्वेशन बनी a प्लस 2h वाई बाई एक्स प्लस बी टाइम्स वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अब तुम ध्यान से देखो तो y बाई एक्स की वैल्यू बेसिकली m हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक में ट्रांसलेट हो गई, जिससे रूट से होते हैं m1 m2। तो अब आपके पास m1 प्लस m2 की वैल्यू आ गई माइनस 2h बाई बी, और m1 m2 की वैल्यू बेटा आ गई a बाई बी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, ये मेथड बेसिकली याद रखो, फॉर्मूले तो ना भी याद रख चलेंगे। इसी तरह से तुम एंगल भी निकाल सकते हो। लेटेस्ट से अगर दो लाइन है तो इनके बीच एंगल तुम निकाल सकते हो। tan थीटा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, रूट डी बाई ए, तो b है बेसिकली, और 1 प्लस ए बाई बी। और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का निकाल लेना, दैट इज योर एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ये होता है होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब हो गई जनरल फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो वो होती है ए एच स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by(स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और ये चीज अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप बोलते हो कि ए बी सी प्लस 2f(g)h, ये कंडीशन होती है, माइनस ए जी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। और इस क्वांटिटी को अपन डेल्टा बोलते हैं ना, विच इज बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एनी टू डिजिट एक्सप्रेशन है। ये जनरल टू डिजिट एक्सप्रेशन है। अगर ये जनरल टू डिजिट एक्सप्रेशन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती तो बेसिकली डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। ठीक है मेरे भाई, ये आपकी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब आपके पास होमोजेनाइज करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप मानते हो ये इतना पार्ट जो है टू डिजिट है, 1 प्लस 1 भी 2 हो जाए, ये 2 2, और ये वाली जो डिग्रीज है ये बेसिकली 1 डिग्री वाला पार्ट है। तो कई बार क्या होता है, हमें होमोजेनाइज करना होता है। ठीक है, कब करना होता है, लेटस से तुमको मैंने जो ये कर्व दे दिया, ठीक है, और उससे एक कॉर्ड दे दी है ना, तो उससे इसमें अपन को होमोजेनाइज करना रहता है। तो लेटस से लाइन है, ठीक है, लेटस से ये एक लाइन है, और तुम्हें मैंने एट लाइन दे दी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो अब मुझे h से है तो उसे h स्क्वायर बनाना है, y है तो y स्क्वायर बनाना है। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं है h से तो h स्क्वायर बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा। y है तो मल्टीप्लाई बाय y करना है ना, ये बात समझ रहे हो। तो अगर इधर डिग्री 1 है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने 1 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अगर इधर 1 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और इधर 1 स्क्वायर से किया, क्यों, क्योंकि इससे डिग्री तो 0 है। अब ये 1 स्क्वायर 1 क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ a1x प्लस b1y बाय c1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स है। तो अब अपन को अगर इस स्ट्रेट लाइन को होमोजेनाइज करना है तो अपन लिख देंगे ए एच स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर। अब ये तो भी जनरल कर्व है ना, ये मैं नहीं बोल रहा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये जनरल कर्व है, और ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व की कॉर्ड है। भाई अगर ये 2 डिग्री है तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, और इसी लेटर से ये कॉर्ड है, ये इसी कॉर्ड है, लेटर से ये कॉर्ड ए बी होगी, है ना। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है समझते हैं। तो अपन ने इसको होमोजेनाइज किया, तो 2gh टाइम्स 1, और 1 की वैल्यू क्या है, माइनस a1h माइनस b1y बाय c1। आप समझ गए क्यों से 1 से मल्टीप्लाई किया, बन गई अपने आप 2 डिग्री। सिमिलरली y है तो अभी एक ही बार मल्टीप्लाई किया, और अब जब आपके पास ये सी है तो यहाँ पे अब ये 1 डिग्री का टर्म है, तो अब आपको इससे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये मेथड आपको याद रखना। तो ये बेसिकली कॉर्ड और कर्व की होमोजेनियस इक्वेशन होगी, है ना, होमोजेनाइज्ड इक्वेशन होगी।
अब सिंपल सी बात है कि अगर ये कर्व है और यहाँ से मैंने ओरिजिन से लाइन ज्वाइन करी, तो ये OA और OB, तो ये बेसिकली वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती है जो ओरिजिन से पास करती है। तो अब अगर मैं तुमसे कुछ भी ये एंगल पूछ लूँ तो तुम इजीली बता सकते हो tan थीटा। tan थीटा बता सकते हो ना फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से कॉन्सेप्ट लगाकर, क्योंकि अब तो ये तुम्हारी नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी, इस वाले फॉर्म में। अब इसमें तुम्हारे पास एक केस हमेशा बनता है कि इफ एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कॉर्ड अगर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तो तुम बोल सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेटर से ये सर्कल है, ये भी लाइन हो गई, और ये लेटर से किसी एक पॉइंट पे पाई बाय 2 का एंगल लेटर से ओरिजिन पर, ये पाई बाय 2 ओरिजिन इस सर्कल पे नहीं लाई करता है। ठीक है, तो ये पाई बाय 2 का एंगल है। तो अगर तुम्हें ए बी के बारे में पता है, तुम्हें ए बी लाइन पता है, तुम्हें ये सर्कल पता, तो यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। अगर ये जनरल कर्व है और इसकी चॉर्ड अगर ये है तो होमोजेनाइज कैसे करते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं बहुत फास्ट चला गया तो इसे स्लो करके वापस देख लो। ठीक है, होमोजेनाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, बट दिस इज समथिंग जो तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग जो तुम्हें पता होना चाहिए, होमोजेनाइजेशन। तो बस इतना ही कहानी किस्सा होता है स्ट्रेट लाइन का। थ्योरेटिकल तो ये काफी आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकली तो ये बहुत आसान और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बट जब अपन इसे सवाल करेंगे तो अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे और उन सवालों से सीखेंगे कैसे अपन बढ़िया परफॉर्म करेंगे एग्जाम्स में ना। तो सवालों की एक वीडियो तो ऑलरेडी बनी हुई है, वो मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट में आज से आज ही। और एक वीडियो चल वापस ले लेंगे कुछ सवालों जो और डिस्कस करते हुए, तो ये 2 वीडियो देख लो जे। 3 वीडियो में टोटल तुम्हारा स्ट्रेट लाइन फिनिश ही करा दिया मैंने ना, 3 वीडियो में स्ट्रेट लाइन इज फिनिश्ड। ठीक है, इसमें थ्योरी तो एक ही लेक्चर में आपका कवर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे।